A very warm welcome to all of you. This is Dr. अनुभा शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का पार्ट 6 फॉर योर AIEEA ICAR एग्जाम्स. सो लेट्स बिगिन. Okay, so in this particular part we will going to discuss about the transcription. आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसका पूरा डिटेल जानेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे और इसके अलावा हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम DNA रेप्लिकेशन. ठीक है, सो आज हम ये देखते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है हमें बहुत अच्छे से पता है, सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि जब DNA कन्वर्ट हो जाता है with the steps of series of process into RNA or more correctly we can say mRNA. So the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA, this is known as transcription. DNA to mRNA या RNA आप कह लीजिए broadly, जो ये process है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. इसमें सिंपली एक चीज का बहुत ही ब्रॉडली हमें पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है कि यहाँ जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन ये इस टाइम पर RNA में कॉम्प्लीमेंट करेगा विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन. ये यूरेसिल के साथ बाइंडिंग करेगा. ठीक है, क्योंकि RNA में थाइमिन नहीं होता, हमें पता है. ये DNA और RNA में क्या डिफरेंस है, थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है. ठीक है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन द टोटल DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड, बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ DNA ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपिंग इनटू RNA. तो क्या डिफरेंस रहा कि DNA में तो पूरा DNA की कॉपी होती है, 2 डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में 2 स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का ही कन्वर्ट हो रहा होता है इन RNA. एक स्ट्रैंड ऑफ एंड अ सेगमेंट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट कन्वर्ट हो रहा होता है RNA में. तो रेप्लिकेशन में तो टोटल DNA का पूरा डुप्लीकेशन हो जाता है. एक नया स्ट्रैंड बनता है, एक पुराना होता है. बोलते हैं ना न्यू स्ट्रैंड्स एंड पेरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर बट एक स्ट्रैंड की कॉपी होगी RNA में और वहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल आके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. एंड ये जो प्रोसेस है ये किससे मीडिएट होगा, देयर इज एन एंजाइम नोन एज RNA पॉलीमरेज. ठीक है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इज द एंजाइम जो इस प्रोसेस को मीडिएट करता है. ये हमें एंजाइम का नाम याद रखना है. ओके, दिस ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस में होता है, जबकि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो वहां तो न्यूक्लियस जैसा कुछ है ही नहीं, वहां तो नेकेड DNA पड़ा हुआ रहता है, न्यूक्लियोइड यू कैन से. तो वहां तो कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा. ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में ही होगा, रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन भी वहां पर साइटोप्लाज्म में ही होगा. तो ये डिफरेंस हुआ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में. यूकैरियोट में ये प्रोसेस होगा न्यूक्लियस के अंदर. ये बहुत ही बेसिक सी बात है लेकिन आपको याद रखनी होगी. ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन DNA के एक स्पेसिफिक पार्ट में होगा, ये हमें पता है. अब उस स्पेसिफिक पार्ट को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ठीक है, और उस यूनिट को 3 डिफरेंट पार्ट में या सब रीजन्स में डिफाइन किया गया है, क्योंकि हर रीजन का, हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का अपना काम है. तो उसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. पहला जो पार्ट है उसे प्रमोटर कहते हैं, सेकंड है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन एंड द लास्ट वन और थर्ड वन वी कैन से टर्मिनेटर. तो पहला है प्रमोटर, सेकंड है स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड वन है टर्मिनेटर. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर NCERT की बुक से मैंने ये डायग्राम लिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है. ये इनिशियल वाला जो पार्ट है दैट इज इन पिंक, दिस इज योर प्रमोटर, ये प्रमोटर है. बीच वाला जो स्टैंड है इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, एंड द लास्ट में हमारा क्या है, टर्मिनेटर है. ठीक है, और जिस स्टैंड की कॉपी बननी है उसे कहा जाता है टेम्पलेट DNA. इस स्टैंड की कॉपी बननी है और वो जो कॉपी होगी उसका जो अपोजिट स्टैंड है वो कॉपी एग्जैक्टली वैसी ही होगी, है ना, अपोजिट स्टैंड वाली. बस क्या डिफरेंस रहेगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, यही तो डिफरेंस रहेगा. तो उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड्स. ओके, सिंस द 2 स्टैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा होगा अपोजिट पोलैरिटी है, यहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम शुरू हो जाएगा. द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज also catalyze the polymerization only in one direction. केवल एक ही डायरेक्शन में होता है और वो डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. जो
डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। इसलिए किस पोलैरिटी वाले स्टैंड के अगेंस्ट होगा, वो होगा उस टेम्पलेट के अगेंस्ट जहां पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन हमें दिख रहा होगा। दैट स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो टेम्पलेट है उसका ये रहा 3 प्राइम और ये रहा 5 प्राइम, इसीलिए यहाँ पर प्रमोटर लगा हुआ है और यहाँ से इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा आरएनए की सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो फिर हमारा टेम्पलेट डीएनए क्या है, हमें हमेशा जो सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। तो इस केस में हमारा टेम्पलेट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट होगी, है ना। तो वो होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसी को टेम्पलेट कहेंगे। और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो यहाँ पर ग्रीन में दिखाया हुआ है, ये इसका स्टैंड और जो हमारा आरएनए बनने वाला है उसका सेम ही होगा, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर है। ओके, द अदर स्टैंड विच हैज द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम and the sequence same as RNA. That's why what I told you just now कि वो उसकी पोलैरिटी और जो RNA की पोलैरिटी है वो बिल्कुल सेम होगी, बस क्या डिफरेंस रहेगा कि थाइमिन की जगह उसमें यूरेसिल आ जाएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, है ना, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये ही फर्क रहेगा, वरना वो जो कोडिंग रीजन है वही हमारे आरएनए होने वाले आरएनए का सीक्वेंस होने वाला है। ठीक है, सो इसीलिए वही आरएनए सीक्वेंस होने वाला है, बस वहां थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, इसीलिए उस स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये रेड में जो दिखाया हुआ है मैंने आपको यहाँ पर, दिस इज टेम्पलेट रीजन, और ये जो ब्लू में है दिस इज योर कोडिंग रीजन। तो टेम्पलेट रीजन वो है जिसकी कॉपी बननी है, ये हमारा डीएनए है, ये भी डीएनए है, सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, लेकिन फर्स्ट वाले की बननी है यहाँ पर डीएनए टू एमआरएनए। तो एमआरएनए का ये जो सीक्वेंस है ये क्या चलेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिल्कुल कोडिंग का भी देखिए यहाँ पे 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, बस यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, बाकी जो बेस सीक्वेंस है वो सेम टू सेम रहेंगे। तो जितने भी रेफरेंस पॉइंट होंगे कि प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, एनहांसर कहाँ है, वो किसके रेफरेंस में बात की जाएगी, वो इस कोडिंग डीएनए के रेफरेंस में, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में ही बात की जाएगी आगे आने वाली स्लाइड्स में। क्यों, क्योंकि हम कोडिंग का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोडिंग का मतलब ये है कि हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं, जो हमारा आरएनए बनने वाला है उसमें भी तो वही पॉइंट होगा, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा, यही डिफरेंस होगा। तो उसी के रेफरेंस में हमेशा आगे रेफरेंस पॉइंट पर बात की जाती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सो द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर, प्रमोटर and the terminator flank the structural genes in the transcription unit. Yes, ये हमें पता है, ये रहा प्रमोटर और ये रहा टर्मिनेटर, इनके बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। The promoter is said to be located towards 5 prime end upstream, और इसे upstream downstream भी कहते हैं। upstream यानी towards 5 prime, downstream यानी 5 prime से दूर, और towards 3 prime। ठीक है, तो ये किसके रेफरेंस में 5 प्राइम बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कोडिंग के रेफरेंस में। यहाँ लिखा हुआ है ना, इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब अगेन यहाँ पर मैंने आपको रेड में और हाईलाइटेड उसमें बता दिया है कि दिस रेफरेंस इज मेड विद द रेस्पेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड्स। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, इट इज द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये जो प्रमोटर रीजन है, ये जो पिंक में है, इस प्रमोटर रीजन में ही जाके आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके सबसे पहले बाइंड करता है। ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइंड एज अ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर है। किसके रेफरेंस में बात हो रही है, अगेन दोबारा बोल रहे हैं, ये कोडिंग रेफरेंस में, और 3 प्राइम एंड पर क्या है, टर्मिनेटर है। किसके 3 प्राइम एंड पर, कोडिंग सीक्वेंस के। ठीक है, सो 3 प्राइम यानी कि डाउनस्ट्रीम पर हमारा टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है ऑफ द कोडिंग स्टैंड एंड इज यूजुअली डिफाइंड एज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन। जब टर्मिनेटर पर सीक्वेंस, टर्मिनेटर तक सीक्वेंस आ जाता है तब उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग रुक जाती है, जो डीएनए से आरएनए कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाती है। शुरू होती है प्रमोटर पर और टर्मिनेटर पर जाकर खत्म हो जाती है। ओके, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। पूरे स्ट्रक्चरल जीन और बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जिनका फाइनली प्रोटीन बनना होता है। ठीक है, ओके। सो प्रमोटर के डिफरेंट पार्ट्स की हमने बारे में बात की। तो ये जो डिफरेंट पार्ट होते हैं प्रमोटर के, ये इस पर बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर अटैच होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा एडेनिन और थाइमिन के, जो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, जो एडेनिन और थाइमिन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर रीजन को टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर TA लिखा हुआ है ना, प्रमोटर के एक पार्ट पर टाटा बॉक्स भी इसको कहा जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं। ये डार्क ग्रे में जो भी हमारे को यहाँ पूरा दिख रहा है, दिस इज योर प्रमोटर रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड ये जो दिखा हुआ है लाइट ग्रीन में, दिस इज योर टर्मिनेटर रीजन, यहाँ पर आके रुक जाएगा। और बीच में बहुत सारे इंट्रॉन एक्सॉन प्रेजेंट हैं, जैसे स्ट्रक्चरल जीन हमने अभी कहा था। ओके, सो प्रमोटर को वी कैन फर्दर क्लासीफाई, और हम कह सकते हैं इनका अलग अलग नाम है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में इसे प्रिवनाव बॉक्स भी कहा जाता है, एंड यूकैरियोट के केस में इसको हॉगनेस बॉक्स भी कहा जाता है। ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्रिवनाव बॉक्स अगर बोला जा रहा है तो डिफाइन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, ना कि यूकैरियोट की बात हो रही है। ये देखिए डीएनए टेम्पलेट दिखाया हुआ है प्रोकैरियोटिक प्रमोटर साइट, तो ये यहाँ पर है प्रिवनाव बॉक्स, और यहाँ पर यूकैरियोट का दिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको बोल रहे हैं हॉगनेस बॉक्स। ठीक है, रिच होंगे TA में ही, लेकिन थोड़ा सा इसके सीक्वेंस में ऊपर नीचे थोड़ी सी हेराफेरी होती है। तो इनका अलग अलग नाम है। जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था, से हॉगनेस ने बताया था यूकैरियोट्स का, तो उनकी नाम के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया है। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। व्हाट इज जीन? जीन को कहा जाता है इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है जीन को, जो पास होती है वन जनरेशन टू another generation. There is another term known as cistron. एक टर्म आता है सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ जीन, जो क्या बनाएगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। पूरा जीन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आप आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, देयर आर सर्टेन सीक्वेंस जो कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में, और कुछ होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उस पार्ट को जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, that particular segment of DNA is known as cistron. ठीक है, so this is the structural part of a transcription unit. ठीक है, cistron we can further classify into two different category. First we can say monocistron, जहाँ पर एक ही cistron होता है. In the case of eukaryotes are mostly monocistronic, and जो polycistronic term है ये prokaryotes के केस में कहा जाता है। ठीक है, तो क्या रहा सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट है डीएनए का जो एक पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड बनाता है, उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और सिस्ट्रॉन को फर्दर दो में क्लासिफाई किया गया है। पहला है मोनोसिस्ट्रोनिक एंड अदर वन इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक पाए जाएंगे हमारे यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्ट्रोनिक पाए जाते हैं प्रोकैरियोट के केस में। ओके, सो इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैज इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। कैसे होते हैं भाई? उसमें दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। एक किसी को कहा जाता है एक्सॉन्स, और दूसरे वाले पार्ट हैं जिन्हें कहा जाता है इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स वो होते हैं जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जिनसे प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, या इनको ESTs भी कहा जाता है, एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग्स कहा जाता है, या एक्सप्रेशन सीक्वेंस कहा जाता है। ESTs बोला जाता है इनको, या एक्सप्रेशन सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, एक्सॉन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA। ठीक है, जो मैच्योर RNA होगा उसमें एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये अभी आगे भी मैंने डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल जीन है। मान लिया ये हमारा टर्मिनेटर है और ये हमारा प्रमोटर है। अब इसमें है एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। इसके बाद ये जो इंट्रॉन्स हैं ये निकल जाएंगे, इंट्रॉन 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 निकल गए। ठीक है, और एक्सॉन्स आपस में फिर क्लब कर जाते हैं
ये रहा हमारा टर्मिनेटर, ये रहा हमारा प्रमोटर। तो ये इंट्रॉन इंट्रॉन इंट्रॉन, इसको हम बोलते हैं मैच्योर आरएनए, और जो कि एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर आरएनए। इसमें और भी मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि पॉलीजी लगना, पॉली ए टेल लगना थर्ड एंड पर, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि होता क्या है, कि ये जो अभी टर्म आया कि मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, लेकिन कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस हैं। कुछ कोडिंग वाले हैं जिन्हें एक्सॉन कहा जा रहा है, और कुछ नॉन कोडिंग है जिन्हें इंट्रॉन कहा जा रहा है। ठीक है, इंट्रॉन क्या है? इंटरवेंटिंग सीक्वेंसेस हैं, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो ये एक्सॉन्स के बीच बीच में इंट्रॉन होते हैं, तो देयर इज अ प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग। उस स्प्लाइसिंग के थ्रू इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, फिर एक्सॉन्स एक दूसरे के साथ लाइगेट कर जाते हैं, और फिर मैच्योर एमआरएनए बन जाता है। ठीक है, सो द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट, क्योंकि यही तो कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज हेरिटेबल। लेकिन ये अलग अलग है, कुछ कन्वर्ट हो पा रहे हैं पॉलीपेप्टाइड में, कुछ फंक्शनल फॉर्म में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ स्प्लाइस आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जीन की डेफिनेशन टाइम टाइम पर चेंज हुई है। सिस्ट्रॉन उससे अलग होता है जो पॉलीपेप्टाइड बनाता है। ठीक है, सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस। जो भी कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, वो प्रमोटर और कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस जो उसके स्ट्रक्चरल जीन के होते हैं, उन पर भी काफी मात्रा में डिपेंड करता है। हियर इज हेंस द समटाइम रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज अ रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स भी उनको कहा जाता है, इवन दो दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। ये जो रेगुलेटरी जीन्स हैं, ये थोड़ी बना रहे हैं आरएनए, ये जस्ट रेगुलेट कर रहे हैं कितना आरएनए बनेगा, ज्यादा बनेगा, कम बनेगा, इनहिबिट करेंगे उसको या एक्टिवेट करेंगे। ये खुद आरएनए नहीं बना रहे हैं, मगर हाँ उस प्रोसेस को कंट्रोल जरूर कर रहे हैं। इसलिए ये खुद आरएनए नहीं बनाते हैं, और आरएनए नहीं बनाते हैं तो वो प्रोटीन भी नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी रेगुलेटरी जीन्स का टर्म दिया जाता है, जबकि ये रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं। ये एक पूरा आपको अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दिखाया हुआ है, जिसमें वही सेम टू सेम जो कि कन्वर्ट होगा फिर आरएनए में, जिसमें ये रेड में आपको दिखाए गए प्रमोटर सीक्वेंस, इन येलो वन दिस इज टाटा बॉक्स, ओके, प्रमोटर का ही पार्ट है, एंड ग्रीन वन इज योर एक्सॉन एंड द पर्पल वन इज योर इंट्रॉन, जो रिमूव हो जाएंगे, फिर स्प्लाइस आउट हो जाएंगे, फिर एक्सॉन मिलेंगे, और कुछ और मॉडिफिकेशंस होंगे, और फिर हमारा मैच्योर आरएनए मैच्योर आरएनए बन जाएगा, जो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में और ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। यस, सो कितने तरीके के आरएनए होते हैं, तो आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि जो आरएनए हैं वो बैक्टीरिया में 3 तरीके के होते हैं। एक है मैसेंजर आरएनए, एक है ट्रांसवर्स आरएनए, एंड द लास्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ऑल 3 आरएनए आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। तीनों ही आरएनए मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसलेशन में इसको और ज्यादा डिस्कस हम लोग अभी करेंगे। सो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी? कुछ तो एंजाइम चाहिए, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंड, यहां पर हमें लिखना चाहिए था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए अगर टेम्पलेट ही नहीं होगा तो आरएनए कैसे बनेगा? इसलिए ये इसको हमें कहना चाहिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट डीएनए हमें चाहिए जो कि कन्वर्ट होगा। 4 टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, जैसे कि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, एंड सर्टेन कोफैक्टर्स जैसे कि मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन एज अ कोफैक्टर, ताकि वो पूरा प्रोसेस हो जाए। So RNA, there is a single DNA dependent RNA polymerase in the case of prokaryotes। केवल एक RNA polymerase होता है जो सारा का सारा प्रोसेस करता है। ठीक है, there is a single DNA dependent RNA polymerase सारे बैक्टीरिया में, जो सारे के सारे RNA के लिए बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। RNA polymerase bind to the promoter, प्रमोटर से आके बाइंड करेगा, एंड देन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन विच इज नोन एज इनिशिएशन। ठीक है, द मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, ट्रांसफर्स आरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक कोड, एंड राइबोसोमल आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब ये आरएनए बन जाएगा
उसके बाद ये जो mRNA बना ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन वो काम करेगा एज अ टेम्पलेट इन प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में, ठीक है। और वहां पर अमीनो एसिड्स लेकर आएगा ट्रांसफर्स आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। बट इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये जो येलो में दिखाया गया दैट दिस इज यू कैन से प्रमोटर साइट। इस प्रमोटर साइट पर इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा, लेकिन ऐसे ही बाइंड नहीं कर जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज नीड एन फैक्टर दैट इज नोन एज सिग्मा फैक्टर। जब ये सिग्मा फैक्टर यहाँ इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ जाकर बाइंड करता है तब ये इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ठीक है। तो इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है टू स्टार्ट द प्रोसेस। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है, और उसका क्या काम है, डीएनए से आरएनए बनाना, ठीक है। तो इलोंगेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इलोंगेशन प्रोसेस शुरू हो गया, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए सिग्मा फैक्टर अलग हो गया जब इलोंगेशन हो रहा है, तो यानी कि इलोंगेशन में सिग्मा फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जब यहाँ पर इस ग्रीन वाले स्ट्रक्चर के पास आ जाएगा, देन एक दूसरा फैक्टर होगा दैट इज नोन एज रो फैक्टर। ये रो फैक्टर बाइंड करेगा विद दिस पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज, इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा, और जो भी हमारा सेगमेंट था कन्वर्जन वाला, वो जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और वो सेगमेंट आरएनए का सेपरेट आउट हो जाएगा, और उसी टाइम पर आरएनए पॉलीमरेज भी सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के कितने पार्ट रहे, इनिशिएशन फर्स्ट, देन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज जाके प्रमोटर के पास बाइंड किया विद सिग्मा फैक्टर एट इट स्टार्ट द प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। सिग्मा फैक्टर अलग हुआ, इलोंगेट होती रही, डीएनए से आरएनए जो बनता जा रहा है वो पूरा का पूरा स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड, और सिग्मा फैक्टर सेपरेट आउट हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम जगह पर जाकर दोबारा से एक रो फैक्टर आता है, वो एंजाइम के साथ अटैच होता है वहाँ इस जगह पर, और उस प्रोसेस को रोक देता है कन्वर्जन को, और जितना भी हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना था वो सेपरेट आउट हो जाता है, एंड हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी सेपरेट आउट हो जाता है। आई होप आपको तीनों स्टेप्स क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। हाँ, क्योंकि वही तो लगाने हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट नहीं होंगे तो हम किसे सबस्ट्रेट की तरह से लगाएंगे, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर जाके अटैच होंगे, एंड पॉलीमराइजेशन इन अ टेम्पलेट, और किसके रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन थाइमिन नो यूरेसिल, ठीक है। एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, इस तरीके की आपस में कॉम्प्लीमेंट कर करके उसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। इन समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलोंगेशन होगा, है ना। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। एंजाइम के साथ बहुत छोटा सा स्ट्रैंड बाइंड रहता है, और वंस द पॉलीमरेज रीच टू द टर्मिनेशन साइट, जो नया डीएनए है वो डीएनए नहीं आरएनए है वो अलग हो जाएगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा, और इसको बोलते हैं टर्मिनेशन और टर्मिनलाइजेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हाउ is the RNA polymerase able to catalyze all three steps, initiation, elongation and termination? जैसा कि मैंने आपको बताया कि there are certain factors known as initiator factor and terminator factor. ये दोनों मिलते हैं, उसके बाद किसी भी प्रोसेस को ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं और टर्मिनेट करते हैं। Association with these factor alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate the process. In bacteria, since messenger RNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation both takes place in the same compartment, means cytosol और cytoplasm. Initially मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस है नहीं, है ना, वहां तो कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सारा का सारा कहाँ होगा, साइटोसोल में ही होगा, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होगा ट्रांसक्रिप्शन भी होता जा रहा है और जो जो बनता जा रहा है उसका ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया, यानी कि उस एमआरएनए से प्रोटीन भी बनना शुरू हो गया साइमल्टेनियसली। आरएनए बढ़ता जा रहा है और प्रोटीन भी सिंथेसिस होती जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीजें साथ में भी कभी कभी देखने को मिलती हैं।
और बट ये केवल इसमें ही होगा, बैक्टीरिया के केस में होगा, बट ये केवल इसमें ही होगा, बैक्टीरिया के केस में होगा, प्रोकैरियोट के केस में होगा। यूकैरियोट में तो न्यूक्लियस में बनेगा, फिर न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, है ना। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब और भी क्या क्या डिफरेंस है यूकैरियोट में, जैसे वहां तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज था जो तीनों के तीनों प्रोसेस कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक तो इनके 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है, इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए, ऑल 3 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ transfers RNA, while RNA polymerase 2 mainly responsible for the transcription of the precursor of mRNA, that is precursor क्या होता है, heterogeneous RNA, heterogeneous nuclear RNA जो होता है वो इसका precursor होता है, और उसके बाद HNRNA से बनता है mRNA। आफ्टर स्प्लाइसिंग, यहाँ स्प्लाइसिंग होगी और यहाँ पे और भी मॉडिफिकेशंस होंगे, जैसे कि पॉली ए टेल जुड़ेगी थर्ड एंड पर, थर्ड प्राइम पर, ग्वानिन जुड़ेगा 5 प्राइम पर। जब ये मॉडिफिकेशन हो जाते हैं तो ये जो mRNA है ये मैच्योर mRNA में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर mRNA। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ओके, सो सेकेंडरी पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि यहाँ पर 3 तरीके के आरएनए हैं, प्रोकैरियोट में एक ही तरीके का आरएनए था। अब सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। और इंट्रॉन क्या होते हैं, दीज आर नॉन फंक्शनल, सो हैंस इट इज सब्जेक्ट टू प्रोसेस। एक प्रोसेस होगा जिसे बोला जाएगा स्प्लाइसिंग, है ना, वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड टुगेदर इन ए डिफाइंड ऑर्डर। ठीक है, इन हेट्रोजीनियस आरएनए अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। तो ये जो हमारा एक पीस है ये कन्वर्ट होगा पहले एक इस तरीके के पीस में जिसमें स्प्लाइसिंग होगी, और स्प्लाइसिंग में जितने भी फैक्टर्स हैं इंट्रॉन वाले, ये जो पर्पल वाले हैं वो निकल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और जितने भी हैं, ये हमारा प्रमोटर है, ये हमारा टर्मिनेटर है, प्रमोटर, टर्मिनेटर, और यहाँ पर हमारे ग्रीन कलर वाले एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे, और फिर इस पर ये जो आया ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, यहाँ पर पॉलीजीटेल जुड़ेगी और यहाँ पर बहुत सारे एडिनोसिन जुड़ जाएंगे थर्ड प्राइम एंड पर। ठीक है, ये थर्ड प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। तो ये क्या क्या कहा जा रहा है, समझ में आ गया आपको? वही जो मैंने आपको यहाँ समझाया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। The heterogeneous RNA undergo additional processing called capping and tailing. In capping, an unusual nucleotide known as methyl guanosine triphosphate, वो यहाँ पर जाके 5 प्राइम एंड पर जुड़ जाएगा। कहाँ पर? 5 प्राइम एंड पर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना है। जब हमारा हेट्रोजीनस RNA कन्वर्ट हो रहा है मैच्योर mRNA में, उस टाइम की ये बात हो रही है। और इन टेलिंग में क्या होगा, थर्ड प्राइम एंड पर पॉली ए टेल जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगी, एडिनाइलेशन हो जाएगा, जिसमें 200 से लेके 300 देयर इज अ रेंज। इतने सारे पॉली ए एडिनोसिन जाके यहाँ पर थर्ड प्राइम एंड पर जाकर जुड़ जाते हैं। नाउ इट इज फुली प्रोसेस्ड हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए कॉल्ड mRNA। अब इसको हम mRNA कह सकते हैं, मैच्योर आरएनए कह सकते हैं। जो मैसेंजर आरएनए होता है, इन दोनों प्रोसेसेस के बाद जब इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन स्प्लाइस आउट हो जाते हैं, स्प्लाइसिंग के थ्रू एक्सॉन्स हमारे जुड़ जाते हैं, एंड देन पॉली ए टेल जुड़ती है थर्ड प्राइम एंड पर, एंड 5 प्राइम एंड पर ग्वानोसिन जाके जुड़ जाता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, mRNA में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फटाफट से यहाँ देख लेते हैं। इट इज अ कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रूल। यहाँ पर कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता है।
क्योंकि यहाँ तो साइटोप्लाज्म में ही सारा कुछ हो रहा है, एक साथ भी हो रहा है, बनते जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता जा रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेपरेट आउट है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस है ही नहीं, यहाँ पर ये प्रोसेस होता है इन न्यूक्लियस। ओनली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप ऑफ आरएनए, ट्रांसवर्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड योर मैसेंजर आरएनए, तीनों को एक ही सिंगल आरएनए क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। while there are 3 different RNA polymerase which are responsible for the synthesis of ribosomal RNA, mRNA and transverse RNA. Okay, 1 is responsible for the synthesis of ribosomal RNA, 2 is for messenger RNA and 3 for transverse RNA. RNA are released and processed in the cytoplasm. जो RNA बनता जा रहा है वो रिलीज हो रहा है साइटोप्लाज्म में, while RNA released and processed in nucleus. This prokaryotic transcription is polycistronic, while eukaryotic transcription is monocistronic. Sigma factor is present for initiation in prokaryote. Sigma factor is absent and initiation of transcription factor require another protein called as transcription factor. यहाँ पर transcription factors होते हैं, जबकि sigma factor इन प्रोकैरियोट के केस में प्रेजेंट होता है। mRNA is devoid of 5' guanosine cap and poly A tail। जो mRNA है प्रोकैरियोट के केस में, वहाँ पर ग्वानोसिन मतलब पॉली ए टेल और जो जी था, कैपिंग थी, वो यहाँ पर नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जबकि कैपिंग जो 5' एंड पर होनी है और जो पॉली ए टेल है जो 3' एंड पर होनी है, ये यूकैरियोटिक के केस में होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये भी आपको क्लियर हो गए हैं। और इससे रिलेटेड अभी भी आपके कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू। तब तक आप खुश रहिए, खूब पढ़िए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई। बाय।